मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। लुईस स्ट्रक्चर का ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है और ये लुईस स्ट्रक्चर के वीडियो की सीरीज की पार्ट 3 है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लुईस स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसका अपलोड किया हुआ मेरा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पहले जरूर देख लें। इसके बाद ही उनको अच्छे ढंग से ये मेरा पार्ट थर्ड समझ में आएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स की लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी कोवैलेंट कंपाउंड्स की लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड 8 रूल्स बताए, आपको 8 नियम बताए और स्ट्रक्चर लिखने में कौन कौन से स्टेप्स हम यूज करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मैंने विस्तार से आपको बताया। 2 मिनट में एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब किसी कोवैलेंट कंपाउंड्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या लुईस डॉट फार्मूला बनाते हैं, बच्चों लुईस डॉट फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, तीनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों सबसे पहले हम सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या काम करेंगे? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू का कैलकुलेशन करेंगे। क्यू क्या होता है बच्चों? कंपाउंड्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप थर्ड में बच्चों, स्टेप थर्ड में हम एटम्स को लिखते हैं। एटम्स को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं और क्या काम करते हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। सिंगल बॉन्ड से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हमारा बच्चों ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 में क्या करेंगे बच्चों? स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर और क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। स्टेप 4 में क्या काम करेंगे? स्टेप 5 में, हाँ स्टेप 5 में क्या काम करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या करते हैं। इसके लिए किसका यूज करते हैं? LPE का यूज करते हैं। LPE का इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर का यूज करते हैं। स्टेप 6 में बच्चों क्या करते हैं? चार्ज लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? चार्ज लगाते हैं। चार्ज में आपको रूल्स मैंने बताया है। चार्ज कैसे लगाते हैं इसके लिए जो रूल मैंने बताया है वो रूल ये कहता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पर होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉर्नर वाले एटम्स पर होगा। अगर कॉर्नर में एक से अधिक एटम एक जैसे हैं तो इसका डिसीजन हम लेते हैं फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करके। तो बच्चों ये स्टेप मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। इन्हीं स्टेप्स का यूज करते हुए और पहले मैंने जो रूल्स बताए हैं, 8 रूल्स बताए हैं, उनका यूज करते हुए हम आसानी से कोवैलेंट कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो बच्चों चलो बनाते हैं। अब मैं बच्चों एग्जांपल ले रहा हूं आज। सबसे पहले बच्चों देखते हैं NH4 को, NH4 प्लस को अमोनियम आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो बच्चों इन्हीं स्टेप्स को क्रम से फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट में मैं कहता हूं सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए। तो सेंट्रल एटम के लिए रूल क्या होता है कि जो एटम नंबर में संख्या में कम हो उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं। तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन संख्या में कम है, न्यूनतम है, इसलिए नाइट्रोजन को हम यहाँ मान लेंगे सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्यू का कैलकुलेशन करते हैं। क्यू मींस यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ये क्या होती है? परमाणुओं के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ परमाणु कौन है? एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है प्लस नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है नहीं तो हम 0 बना देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 1 है तो कर देंगे -1। बच्चों क्या आया? 5 + 4 = 9 - 1 = 8। क्यू की वैल्यू 8 आ गई। अब बच्चों थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? एटम्स को लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। बच्चों अब एटम्स को लिखते हैं। एटम्स को लिखने में जो रूल मैंने बताया है वो ये है कि सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बीच में लिखेंगे और इसके बाद 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजनों को किनारों पर लिखेंगे। हाइड्रोजन हमेशा किनारे पर ही लिखा जाता है। इसके बाद क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से सभी को जोड़ना है। इन सभी को सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जोड़ देंगे। बच्चों जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 2 एटम्स के बीच में तो उसमें दोनों एटम का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ N और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन N का है और 1 इलेक्ट्रॉन H का है और जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं। अब बच्चों फोर्थ स्टेप में आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर ये क्या होता है बच्चों? जितने भी बॉन्ड बने हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × टोटल बॉन्ड मैंने बनाए 1 2 3 4 तो 2 × 4 = 8। कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड पेयर 8 हो गए। अब इसके बाद बच्चों निकालते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। इसके लिए क्या करते हैं? Q माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। इट मींस 8 - 8 = 0, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर 0 हैं। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसका अब हम बाद में यूज करें इनका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। तो बच्चों स्टेप 5 क्या कहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। LPE का यूज करते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, LPE का यूज करते हैं। तो LPE यहाँ है नहीं तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब बच्चों देखते हैं हाइड्रोजन के केस में बच्चों ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का ड्यूट कंप्लीट होता है। यानी कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास देखो बच्चों ये शेयर्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं। चारों हाइड्रोजनों के पास शेयर्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि हाइड्रोजन कंप्लीट है। हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम यहाँ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को ध्यान से देखते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी कि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस केस में NH4+ के केस में हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर 0 थे और मैंने जो देखा तो उसमें पता चला कि हाइड्रोजन का तो ड्यूट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है। इसके बाद बच्चों स्टेप 6 कहता है चार्ज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चार्ज। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आयन मैंने लिया है इस पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके लिए आपको रूल मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे लगाया जाता है। तो सेंट्रल एटम या नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे लग जाएगा 1+। तो बच्चों ये आपका आ गया लुईस स्ट्रक्चर। ये क्या आ गया? लुईस स्ट्रक्चर। तो आपने देखा बच्चों कितनी आसानी से लुईस स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है अगर रूल्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप चले। अब इसके बाद बच्चों पूछ दिया जाता है बॉन्ड फार्मूला बताओ।
बॉन्ड फार्मूला बताओ। तो बॉन्ड फार्मूला में इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना होता है, केवल बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इसका बॉन्ड फार्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रोजन से सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ देने हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देने हैं और नाइट्रोजन पर प्लस लगा देना है। तो ये इसका हो गया बॉन्ड फार्मूला। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसे। तो बच्चों रूल्स को ध्यान में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो आसानी से सही बन जाएगा। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं NO3 माइनस, इट मींस नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ नाइट्रेट आयन जब आपने देखा तो पाया कि इसमें एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो जो एटम संख्या में कम है वो नाइट्रोजन है, तो यही हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। तो स्टेप फर्स्ट में आपको सेंट्रल एटम निकालना होता है। तो यहाँ हो गया आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। इसके बाद सेकेंड स्टेप में निकालना होता है क्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ एक एटम नाइट्रोजन का है और नाइट्रोजन के बायो कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 5 और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के बायो कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो कितना है बच्चों 5 + 18 + 1, इट मीन्स 24। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में सेंट्रल एटम को लिखते हैं और सेंट्रल एटम के आसपास लिखते हैं अदर एटम। तो अदर एटम में यहाँ पर क्या है अदर एटम में ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करते हैं इसी थर्ड स्टेप में कि सेंट्रल एटम से सारे अदर्स एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। बच्चों जब सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड में दोनों एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस बात को दिमाग में अपने बैठा लीजिए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। इसके लिए 2 × टोटल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड 1 2 3, तो 2 × 3 = 6। और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, जो कैसे आता है Q से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 24 - 6 = 18। इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर 18 है। अगले स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, अभी देखिए स्टेप फर्स्ट में सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया, स्टेप सेकंड में Q की वैल्यू डिटरमिन की, स्टेप थर्ड में हमने एटम्स को लिखा और उनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल एटम से जोड़ दिया। 1 2 3 स्टेप्स हुए। स्टेप 4 में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर कंप्लीट कैलकुलेट किए। अब स्टेप 5 में क्या करते हैं कि लोन पेयर का यूज करते हुए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का 2 तरह से यूज होता है, एक तो लोन पेयर बनाने में और दूसरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो बच्चों चलते हैं इसका, हम पहले ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं सारे एटम्स के। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। 4 4 2 6, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर भी इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 2 4 4 2 6, यहाँ पर भी इसको 6 चाहिए। ध्यान से देखिए, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास 2 पहले से, 6 मैंने दे दिए तो 6 2 8। इसके पास भी 2 पहले से थे, 6 दे दिए तो हो गए 8। इसके पास भी 2 पहले से थे और 6 दे दिए गए तो हो गए 8। तो सारे एटम्स जो कॉर्नर पे हैं सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन भी मैंने यूज कर लिए। अब जरा चलते हैं सेंट्रल एटम को देखते हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 4 2 6। इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो अब क्या करते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन मैंने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, अब इनका यूज करेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो बच्चों यहाँ कॉर्नर वाले तीनों एटम एक जैसे हैं, तो कहीं पर भी हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को भी ले सकते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। तो इस ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और यहां बनाते हैं डबल, एक बॉन्ड और बनाते हैं। एक बॉन्ड जब ये बनाते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये इस बॉन्ड में यूज हो जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से इस ऑक्सीजन के हेल्थ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 8 इलेक्ट्रॉन अब भी हैं, लेकिन इससे होगा क्या, इस नाइट्रोजन सेंट्रल एटम को फायदा हो जाएगा। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से इसको मिल जाएंगे। इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 4 2 6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों बात आती है कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज कॉर्नर वाले एटम्स को दिया जाता है, जो रूल मैंने बताया है। लेकिन अब यहाँ कॉर्नर पर तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हम किसको नेगेटिव चार्ज दे दें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज से इसका डिसीजन होगा कि किस पर नेगेटिव होगा, किस पर नेगेटिव नहीं होगा। तो हम मान के चलते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसको फर्स्ट एटम मानते हैं, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया। सभी एटम्स पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज को। फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, V माइनस एल माइनस बी बाई 2। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो समझ लें, यहाँ V है संयोजी कोष का। V क्या है बच्चों, यहाँ पे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। V का मतलब है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे V है। L क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। B क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है B। अब बच्चों देखते हैं फर्स्ट आइटम को देखते हैं। फर्स्ट आइटम के लिए फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। फर्स्ट आइटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 बनाती है, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर देखो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है वही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 2 2 4 4 2 6, इट मींस 6 माइनस 6 माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसने एक बॉन्ड बनाया है और उस एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 और 2 से 2 कैंसिल किया, 1 आया, इट मींस -1। इसका मतलब है कि फर्स्ट इस एटम पर चार्ज है -1, फॉर्मल चार्ज कितना है -1। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी ऑक्सीजन एटम है और इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बना दिए, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कैलकुलेट करो, 2 2 4 4 2 6 हो गया, माइनस बॉन्ड पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसने एक बॉन्ड बनाया है और इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2/2, इट मींस 0 - 1 = -1। इस पर भी फॉर्मल चार्ज आ गया -1। अब थर्ड एटम को देखते हैं, इस पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सेम तरीका, संयोजी को बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख दिया, माइनस एल लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, 2 2 4 है, -4 माइनस
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 है यहाँ पर, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 अपॉन 2। अब बच्चों देखिए 6 - 4 - 2 = 0। इट मींस थर्ड एटम पर, यानी कि थर्ड ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब बच्चों फोर्थ यानी नाइट्रोजन पे देखते हैं। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज देखते हैं, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5, तो 5 लिखा, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, इसमें शून्य है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया हो, तो -0। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं बच्चों? 1 2 3 4, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 8, तो 8 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों? 5 - 4 = 1। तो इस पर आ गया नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज 1। अब बच्चों सभी के फॉर्मल चार्ज हम इन पर लगा देते हैं, देखते हैं। इस पर फॉर्मल चार्ज आया -1, इस पर फॉर्मल चार्ज आया -1, इस पर फॉर्मल चार्ज आया 0, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे। ये जो हमने फोर्थ एटम नाइट्रोजन माना है, इस पर फॉर्मल चार्ज आया +1। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस पर तो चार्ज -1 था और यहाँ पर -1 दो बार -1 आया और नाइट्रोजन पर +1 आया, तो बच्चों टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल चार्ज अगर देखें तो +1 -1 0, टोटल चार्ज इस पर कितना है? -1। तो ये इसकी हो गई नाइट्रेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फार्मूला। बच्चों ध्यान से समझें, ये इसका हो गया लुईस डॉट फार्मूला। तो बच्चों इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि किस कॉर्नर एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जो टोटल चार्ज होता है वो सारे चार्जेस को ऐड करने के बाद ही निकलता है। तो नेट चार्ज इस पर -1 है, लेकिन फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें तो इस पर -1 और नाइट्रोजन पर +1 है। अब बच्चों अगर इसका बॉन्ड फार्मूला बनाना है, बॉन्ड फार्मूला, तो बॉन्ड फार्मूला कैसे आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो बच्चों ये इसका हो गया बॉन्ड फार्मूला, इसे बच्चों नोट करें। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसे। अब बच्चों बनाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में बनाते हैं सल्फेट आयन को, SO4 2-। कौन सा आयन है बच्चों? ये सल्फेट आयन। तो बच्चों वही स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। सेंट्रल एटम में देखते हैं कौन सा एटम नंबर में न्यूनतम है। तो इसमें सल्फर की संख्या 1 है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर हो जाएगा सल्फर। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? क्यू कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर 1 है और इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ 2 है, माइनस पॉजिटिव चार्ज है नहीं, 0। कैलकुलेट करो, 6 24 2, तो कितना बच्चों हो गया? 32। इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं, तो सेंट्रल एटम लिखते हैं और उसके आसपास कॉर्नर वाले एटम लिखते हैं, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन संख्या में कितने? 4 है, तो ऑक्सीजन को लिख लेंगे। इसके बाद सारे जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं या अदर्स एटम होते हैं, सबको सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया मैंने। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स के, जिन दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अब इसके बाद बच्चों फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में
कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। तो बच्चों देखो 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, तो ये कैसे आता है Q माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी कि 32 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 24। अब इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो एटम्स होते हैं उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों यहाँ जितने भी ऑक्सीजन है सभी के पास अभी 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6-6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो चारों को 6-6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इट मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, और 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यूज करने के लिए है यहाँ पर। तो चलो यूज करते हैं। 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6। अब बच्चों देखते हैं कि जितने भी ऑक्सीजन है सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। सल्फर की बारी आती है, सल्फर को देखते हैं। सल्फर वाले केस में सल्फर देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि इसकी लुईस स्ट्रक्चर बन गई है। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो भी सेंटर एटम होता है वो अपनी अधिकतम कोवैलेंसी की स्टेट में रहना चाहता है, क्योंकि जब वो अधिकतम कोवैलेंसी की स्टेट में होगा तभी वो स्टेबल होगा, तभी वो स्टेबल होगा। तो सल्फर की अगर हम कोवैलेंसी देखें तो सल्फर की कोवैलेंसी होती है 2 4 6, और इसकी मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो होती है 6, वो होती है 6। अब अगर हम इसको इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों देखो क्या बनता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 के फॉर्म में। यहां बना के देखते हैं। यहां मैंने इस तरह से इनको लगाया हुआ है, इस तरह से। अभी जो कंडीशन है वो ये है 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सल्फर की कोवैलेंसी कितनी बच्चों 1 2 3 4, सल्फर की 4 कोवैलेंसी है। हमें इसको 6 कोवैलेंसी की स्टेट में लाना है, तो क्या काम करेंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स ऐसे ले लेंगे जिनको सल्फर से हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अगर हम ये करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर लें इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बनाने में, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन बने ही रहेंगे, लेकिन सल्फर की एक वैलेंसी बढ़ जाएगी। 4 एक कितनी हो गई 5, लेकिन 5 वाली कोवैलेंसी की स्टेट में ये नहीं रहता है। कितनी कोवैलेंसी चाहिए 6, तो एक और बढ़ाते हैं तभी ये मैक्सिमम पे जाएगा। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर लेते हैं एक और बॉन्ड बनाने में, यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इसके पास तो ऑक्सीजन के पास 8 रहे, लेकिन सल्फर की एक और कोवैलेंसी बढ़ गई, यानी कि सल्फर की अब कोवैलेंसी हो गई 6। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हटा देते हैं बच्चों, यूज कर लिया है, इनको हटा देते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, इसकी लुईस स्ट्रक्चर में इस फॉर्म का यूज होगा या इस फॉर्म का यूज होगा, और निगेटिव चार्ज कहां कहां लगेगा। अब इस सब का डिवीजन होगा फॉर्मल चार्ज से। मैंने आपको बताया है कि जब किसी अणु या आयन की एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर बनने लगती हैं तो कौन सी लुईस स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होगी। देखो बच्चों, जो अधिक स्टेबल होती है वही फाइनल स्ट्रक्चर होती है।
तो इसका डिसीजन करने के लिए फॉर्मल चार्ज की कॉन्सेप्ट बनाई गई। अब ये फॉर्मल चार्ज से पता किया जाता है किस स्ट्रक्चर पर मिनिमम फॉर्मल चार्ज है, मिनिमम जिस पर आएगा वही स्ट्रक्चर फाइनल रहेगी। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अगर यहां देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, इस वाली को, तो इसमें जितने भी ऑक्सीजन है सबकी कंडीशन एक जैसी है, सभी की एक जैसी है। अगर सभी के फॉर्मल चार्ज हम देखें ऑक्सीजन के, इस वाली को किसी भी ऑक्सीजन एटम का देख लें, फॉर्मल चार्ज निकालें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 6 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर वाले मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2 2 4 2 6, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है तो 2 हैं, अपॉन 2, तो कितना आएगा -1। ये सभी की कंडीशन एक जैसी है तो सभी पे -1 आ गया, सभी पे -1 आ गया। अब अगर यहाँ सल्फर को एटम नंबर हम 5 माने तो सल्फर का अगर फॉर्मल चार्ज निकालें तो सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर, तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, इट मींस 0, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो 8/2 यानी कि 6 - 4 = 2, यानी कि इस पर जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो +2 आ रहा है। किस पर +2 आ रहा है, सल्फर पर। +2 किस पे आ रहा है, सल्फर पर। तो आपने देखा टोटल जो नेट चार्ज आ रहा है वो -2 ही है, लेकिन सल्फर पर कितना है, +2, सल्फर पर कितना है, +2। अब जरा इसको देखते हैं, यहां देखते हैं, तो जिसमें 6 है इसमें तो -1 ही रहेगा फॉर्मल चार्ज, लेकिन जिन ऑक्सीजन एटम्स पर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया और इसको मान लिया फिफ्थ, तो थर्ड और फोर्थ वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज यहाँ एक जैसा आएगा। कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 4 और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बैलेंस सेल के 6 जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, 4 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डेड कितने हैं, 2 2 4, तो 4/2 यानी कि 6 - 4 और -2 = 0, तो यहां 0 आ गया। अब इसका मतलब इस पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब सल्फर की बारी आती है, सल्फर पर निकालते हैं। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, इट मींस 0, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बॉन्डेड 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 12/2 यानी कि 6 - 6 = 0, यानी कि सल्फर पर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि कम फॉर्मल चार्ज इस स्ट्रक्चर पर है, कम फॉर्मल चार्ज इस स्ट्रक्चर पर है, तो यही फाइनल लुईस स्ट्रक्चर सल्फेट आयन की रहेगी। ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। किसकी लुईस स्ट्रक्चर है, ये सल्फेट आयन की। तो फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन क्या है ये मैंने समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे सल्फेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका अगर बॉन्ड फार्मूला लिखना हो, बॉन्ड फार्मूला, तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अब नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, ऐसे इसको लिखेंगे और इन दोनों पे एक एक माइनस चार्ज बना देंगे। तो बच्चों ये थी सल्फेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर, नोट करें बच्चों इसे। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको दिए दे रहा हूं। आप जिन आयंस की लुईस स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करेंगे, आप बनाएंगे PO4 3 SO3 2 CO3 2 NO3 -
इनको बनाएंगे। जिसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लुईस स्ट्रक्चर हैं जो मैं इसके पार्ट 4 में लाऊंगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच।